नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के बारे में आज साथियों हम और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच गए हैं और उस बिंदु का नाम है साथियों हमारा, वो चल रहा है मगध महाजनपद का उत्कर्ष। ठीक है, अब मगध महाजनपद का उत्कर्ष कैसे होता है, ये वाली बात हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि मगध के ऊपर शासन करने वाले जो राजवंश थे वो कौन कौन से थे। हसीन मौर्य, आपको ट्रिक जरूर याद रहा होगा। हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश। तो साथियों, हमने हसीन यानी हमने हसी पूरा कर लिया है, मतलब हमने हर्यक वंश पढ़ लिया है, शिशुनाग वंश पढ़ लिया है। अगला राजवंश कौन सा होगा? शिशुनाग वंश जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद जो शासक बनता है ना, अंतिम हमने बात की थी आराम से, यानी हर एक पहलू को भी बात की थी, नागदशक तक हमने चर्चा की थी। तो अब एक नया राजवंश जो शुरू हो रहा है वो है साथियों नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। ठीक है, तो लेते हैं हम साथियों नंद वंश को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है हमारा साथियों। ले लेते हैं। देखिए, मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम है ना तीसरा जो राजवंश है उसका वो पढ़ रहे हैं और उस वंश का नाम है साथियों नंद वंश। बहुत ही महत्वपूर्ण है नंद वंश। और किसका है? मगध का। तो अब नंद वंश के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले, एक तो ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि नंद वंश कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग समझ लेना। अपन पीछे पढ़ चुके हैं साथियों, पीछे अभी पढ़ चुके हैं 344 की हमने बात की है। तो 344 से 322 का जो काल रहता है वो नंद वंश का है। तो आप लोग आराम से लिख सकते हो 344 से 322 बीसी। बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व है। ठीक है, तो 600 ईस्वी पूर्व से 300, देखो यहाँ पर मैंने 325 लिखा है, यहाँ पर मैंने 322 लिख दिया है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ 322 से लेकर 325 तक जब आता है तो यहाँ पर उत्कर्ष नहीं होता है। अंतिम रूप से घनानंद, आप जो लोग जानते हो, वो एक अयोग्य शासक होता, तो उसके कालक्रम को यहाँ पर अयोग्यता का करार दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आपको नंदवंश के बारे में, मगध के उत्कर्ष के संबंधित अपन बात पढ़ रहे हैं। तो 344 से 322 बीसी का जो काल है वो माना जाता है। तो इसके आधार पर अगर अपन आगे भी करेंगे उत्कर्ष काल के तहत, अभी यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है कि मगध का जो उत्कर्ष काल तो यहाँ था, उसके बाद आगे मौर्य वंश भी चलेगा, तो वो थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये है नंदवंश 344 बीसी से 322 बीसी तक अपन लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, नंद वंश के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि इस वंश का संस्थापक कौन है। संस्थापक, बस संस्थापक से ही कहानी शुरू हो जाती है। एक तो संस्थापक और एक अंतिम शासक। ठीक है, महापद्म नंद। महापद्म नंद बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, महापद्म नंद। ये लीजिए आपका महापद्म नंद, ये यहाँ पर क्या है? संस्थापक है। किस वंश का? नंद वंश का। तो पहला शासक ही नंद वंश का यही है और इसका नाम होगा महापद्म नंद। ये लीजिए, हमने ले लिया महापद्म नंद। ठीक है, अब महापद्म नंद के बारे में हमें क्या क्या चीज जाननी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो यही जाननी है कि महान जो महापद्म नंद है ये नंद वंश का क्या है साथियों? संस्थापक है। नंद वंश का संस्थापक। वही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूं जो ऊपर मैंने लिखी है, क्योंकि ये अपनी प्रक्रिया के तहत हम लिख रहे हैं। आप लोग ने लिखो तो मत लिखो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। महापद्म नंद नंद वंश का साथियों क्या है? संस्थापक है। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इस महापद्म नंद के बारे में यहाँ पर बहुत सारा, मतलब एक प्रकार का विवादों का विषय है। अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें बताते हैं। अभी तक जो नंद वंश, अभी तक मगध पर जो शासन कर रहा था, जो राजवंश था, वो क्षत्रिय राजवंश के तहत माना जाता था। लेकिन कहते हैं कि ये जो महापद्म नंद था ना साथियों, ये क्षत्रिय नहीं था, ये शूद्र था। ठीक है, ये बताया जाता है। बहुत सारे अलग अलग मतलब विद्वान है, अलग अलग अपने ग्रंथों के अंदर अलग अलग बातों का उल्लेख मिलता है। उसमें एक बात का ये भी उल्लेख मिलता है कि इसे महापद्म नंद को
यानी कि नापित भी कहा गया है। क्या कहा गया है? नापित भी कहा गया है, यानी कि नाई भी कहा गया है। ये थोड़ी सी बात आप लोग ध्यान रख लेना। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? महापद्म नंद के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए कुछ उपाधियां हैं वो भी देख लीजिए। एक तो एकराट, भार्गव, परशुराम का अवतार इत्यादि है, तो ये आप लोगों को लिखनी जरूरी है। उपाधियां: एकराट, भार्गव, परशुराम का अवतार सर्वछत्रांतक, ये लीजिए सर्वछत्रांतक। देखिए यहां पर गौर करने वाली बात है। उपाधियां: एकराट, ठीक है, भार्गव, परशुराम का अवतार। परशुराम का अवतार इसे क्यों कहा जाता था? इसके पीछे ये देखो आगे वाला शब्द इसकी पुष्टि करता है, सर्वछत्रांतक, यानी सर्व सभी क्षत्रियों को अंत करने वाला, या अंतक सभी क्षत्रियों का, सभी क्षत्रियों पर, मतलब कहते हैं कि इन्होंने जो क्षत्रिय राजवंश थे उनके साथ लोहा लिया था, उनको हराया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो महापद्म नंद के बारे में काफी आरंभिक जो जानकारियां मिलती है, ये क्या था? शूद्र था। ये बात ध्यान रखना भैया, ये काफी है शूद्र। कहाँ पर बताया गया है? पुराणों में इसे क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। पुराणों में इसे क्या कहा गया साथियों? शूद्र, पुराणों में, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद करनी है। पुराणों में इसे क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है, ठीक है। और इसमें भी अगर आप लोग बात करें, विष्णु पुराण का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। विष्णु पुराण में इसे क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है, ठीक है। और कुछ अन्य जगह इसे साथियों क्या कहा गया है? नाई भी कहा गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नापित, ठीक है। और नापित शब्द क्या है? नाई का उल्लेख है। देखिए एक जगह इस बात की विशिष्ट व्याख्या करते हुए ये बात उल्लेख मिलती है कि कहते हैं कि जो अगर अपन बात करें, हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं, है ना, पीछे हम पढ़कर आ चुके हैं पिछले शासक के बारे में, वहां पर नागदस के बारे में हमने उल्लेख किया था अंतिम रूप से। तो कहते हैं कि उस शासक की, है ना, एक कोई प्रेयसी थी जिसका नाम था, उस शासक की एक कोई रानी थी, और उस रानी का मतलब कोई प्रेयसी था, वो नाई था, ठीक है। तो उसी का ये पुत्र था जिसका नाम था क्या साथियों? महापद्म नंद। ये बाद में क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। तो यहाँ पर शूद्र पुराणों में है, नापित या नाई इन्हें यहाँ पर कहा जाता है। ये थोड़ा सा उल्लेख यहाँ पर, थोड़ा सा नापित और नाई का भी अलग उल्लेख मिलता है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। किसके लिए? और देखिए इस नापित और नाई की पुष्टि बाद में कहाँ पर होती है? वो होती है बाद में, जब ये राजा बनता है ना खुद, तो ये राजा बनते ही ये काम करता है, बनते ही जो नाई होते हैं ना, नाइयों से कर हटा लेता है, नाइयों को कर मुक्त कर देता है, को कर मुक्त, ठीक है। ये बात मिलती है किसके बारे में? महापद्म नंद के बारे में, जो कि नंद वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है साथियों, ठीक है। हाँ, और एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, महानंदिन, है ना, शायद मैंने एक मिस्टेक आप लोगों को बताई है। अंतिम शासक हमने महानंदिन की बात की थी, महानंदिन की, थोड़ा सा देख लेना। हाँ, महानंदिन था वो, महानंदिन या नंदिनी, ठीक है, हमने वहां पर पढ़ी थी, है ना, पढ़ा था। थोड़ा सा यह ध्यान रखना, महानंद या महानंदिनी। तो उसका ये कहते हैं कि मतलब उसकी जो स्त्री थी उसका ये पुत्र था, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। महानंदिन की जो पत्नी थी, और वो मैंने नाई वाली बात आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना। तो महापद्म नंद वंश का ये क्या था? संस्थापक था। उपाधियां: एकराट, भार्गव, परशुराम का अवतार, सर्व छत्रांतक, शूद्र पुराणों में, नापित, नाई, राजा बनते ही नाइयों को ये क्या कर दिया? कर मुक्त कर दिया। एक चीज मैं और बता देता हूँ इसके बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खारवेल जो नरेश है, आप लोगों को पता होगा, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख था ना साथियों, इसमें क्या बात बताई गई है? इसमें कहते हैं कि ये ना, जिसका नाम महापद्म नंद था, इसने कलिंग पर क्या की? विजय की, कलिंग विजय की। और कहते हैं कि यहाँ पर नहर का निर्माण भी किया था, नहर का निर्माण का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद करना। खारवेल का जो हाथी, हालांकि खारवेल इसके समकालीन नहीं है, लेकिन उसका अभिलेख बाद की बात अपन पढ़ेंगे। तो खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है, उसमें कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। किसने की?
महापद्म नंद ने, और नहर का निर्माण भी यहाँ पर कहते हैं कि करवाया था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। एक साथियों इसी के दरबार में एक इसका मित्र रहता था, दरबारी हो सकता है, मित्र है, और उसका नाम है पाणिनि। यानी संस्कृत के महान व्याकरणकार है, व्याकरण कहते हैं हम लोग इसे, पाणिनि। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी, पाणिनि। और इनकी रचना तो आप सब लोग जानते हो, अष्टाध्यायी। ये लीजिए, तो ये भी इसी काल का है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है ना, मित्र पाणिनि अष्टाध्यायी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद करना। महापद्म नंद के बारे में बात कर रहे हैं। नंद वंश का साथियों ये क्या है, संस्थापक उपाधियां, एकराट, भार्गव, परशुराम, यानी क्षत्रियों का ये एक तरीके से नाश करने वाला है, इस शब्द के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। और काफी क्षत्रियों को इसने कहते हैं कि यहाँ पर हरा भी दिया था, ठीक है। काफी क्षत्रियों को इसने यहाँ पर क्या कर दिया था, हरा दिया था, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक शक्तिशाली शासक था, ठीक है। अगर अपन बात करें नंद वंश में तो यही शक्तिशाली शासक था। तो इसकी जगह आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो शक्तिशाली शासक। ये लीजिए, ये था आपका कौन, महापद्म नंद। कहानी महापद्म नंद की पूरी हो गई। कहते हैं कि इसके आगे आने वाली वीडियो में काफी 5, 7, 8, 10 एक उत्तराधिकारी और हुए थे। अंतिम जो उत्तराधिकारी है उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये हुआ आपका महापद्म नंद। और अब अपन पढ़ते हैं साथियों एक और नंद, और उसका नाम है घनानंद। ये लीजिए, ले लेते हैं अपन घनानंद को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहेगा। एक तो इसे अगरक्लीज, जैनेन्द्रीज, इस प्रकार के शब्दों का। देखिए यूनानी लोग जब यहाँ पर भारत में आए थे तो यहाँ भारतीयों को अलग अलग प्रकार से क्या करते थे भैया, ये पुकारते थे, ठीक है। अब वो अपना वाले नाम तो ले नहीं पाते थे, तो वो कोई नया नाम ले देते थे, ठीक है। तो अग्रगीज शब्द का उल्लेख मिलता है, अग्रकीज इस प्रकार का शब्द है, जैनेन्द्र है ना, जैनेन्द्रीज इस प्रकार का शब्द है, ठीक है, अग्रजीज, ठीक है। देखिए एक शब्द बताता हूं मैं तुम्हें, ये लीजिए क्या शब्द है, अग्रजीज, ठीक है। इस शब्द का उल्लेख भी मिलता है, जैनेन्द्रीज, इसी के लिए एक शब्द आया ये जैनेन्द्रीज, जैनेन्द्रजीज, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्दों का यहाँ घनानंद से संबंधित ये उल्लेख मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट वो ये याद करना, ये क्या है, अंतिम शासक है। वो तो संस्थापक है और ये अंतिम शासक है। अब ये अंतिम शासक कैसे हुआ, मामला क्या हुआ, वो भी बात अपन करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये जो घनानंद है ना, सिकंदर का समकालीन है भैया, सिकंदर का समकालीन। ये लीजिए सिकंदर का समकालीन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। घनानंद है जो कि है ना मगध का राजा है, नंद वंश का है, और वो सिकंदर का क्या है साथियों, समकालीन है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना, यानी कि सिकंदर इसी के समय यहाँ पर भारत पर आक्रमण करता है। तो देखते हैं, इसके ऊपर नहीं करता, इसी के समय करता है। तो सिकंदर के द्वारा, मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, इस सिकंदर के द्वारा यहाँ पर 326, अभी इसके बारे में थोड़ा विस्तार से भी चर्चा करेंगे। 326 बीसी को क्या किया जाता है साथियों, भारत पर आक्रमण, भारत पर क्या किया जाता है, आक्रमण। और इसकी विशेषता क्या थी, ये एक क्या था, अंतिम शासक तो था ही था, ये एक तरीके से लोभी शासक था, लालची, बहुत ही ज्यादा अहंकारी भी था, ठीक है। विद्वानों का क्या है, मान मर्दन करने वाला था। मतलब एक तरीके से अपन कह सकते हैं ये किसी भी सूरत में क्या नहीं था, अच्छा शासक नहीं था, लोभी था, लालची था, संग्रही प्रवृत्ति का बहुत ज्यादा, इकट्ठा करता था, ठीक है, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करता किया रखता था। ये कौन, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, घनानंद की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लोभी था, धनाढ्य, एक तरीके से धनी हो गया था, धनी, ठीक है। कौन, ये जो धनानंद है ना आपका, धनानंद, ये क्या हो गया, काफी धनी हो गया था। क्या हो गया था, धनी, मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाला हो गया था। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को साथ में और याद करनी है, अलग अलग आंकड़े हैं, जैन ग्रंथ है, एक परिशिष्ट पर्व है, उसके अंदर भी उल्लेख मिलता है। और 11 मतलब कहते हैं कि 11 करोड़ जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो इसके पास थी। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, एक आंकड़ा है, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, ठीक है, हाँ 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं।
और कथा सरित सार नामक जो ग्रंथ है, कथा सरित सागर नामक जो ग्रंथ है, उसके अंदर ये बात मिलती है कि 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। और ये क्या करता था आपको पता है क्या? जो पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र है वो मतलब गंगा नदी के आसपास उसको छुपाए रखता था। कहते हैं कि वो इतनी मुद्राएं थी उसने कहीं छुपाई थी, लेकिन अभी भी वो मुद्राएं मिली नहीं है। ठीक है, हाँ अभी भी मतलब वर्तमान समय तक भी उसकी छुपाई हुई मुद्राएं मिली नहीं है। बहुत सारी मिल गई लेकिन बहुत सारी नहीं मिली है। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। किसकी बात कर रहे हैं? घनानंद की। तो अगर गीज की बात की, अगर गीज शब्द का भी उल्लेख मिलता है, जैनेन्द्रीज अंतिम शासक था, लोभी अहंकारी, सिकंदर का समकालीन, 326 ईस्वी को भारत पर यहाँ क्या होता है? आक्रमण होता है। और एक विद्वानों का आश्रयदाता वगैरह तो है नहीं। ठीक है, सॉरी आश्रयदाता तो है लेकिन अपमान भी बहुत ज्यादा करता है, कईयों को रखता भी है लेकिन अपमान करता है। दूसरी बात अभी मैंने बता दी है ना, कौन सी? कथा सरित सागर की 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का भंडार। और एक और बात इंपॉर्टेंट बताता हूं इसके बारे में। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव सभी बातें हमें लेनी चाहिए। एक और है, वो क्या है? वो ये थी कि इसके पास है ना साथियों, इसके पास सबसे बड़ी सेना थी उस समय, सबसे बड़ी सेना अपन कह सकते हैं, विशाल सेना का मालिक था, बहुत बड़ी सेना थी मगध की। ठीक है, तो ये घनानंद के समय थी। और इस समय क्या होता है आप लोगों को ये ध्यान रखना, इसी समय यहाँ पर इतनी बड़ी इसके पास सेना थी ना, इसका परिणाम ये होता है कि जब पोरस के ऊपर सिकंदर का 326 में आक्रमण होता है तो वहां से जब वो आगे बढ़ रहे होते तो उसके सैनिक स्पष्ट मना कर देते कि नहीं, अभी हम इस पोरस से लड़ने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, इतना स्ट्रगल करना पड़ा, तो हम घनानंद की सेना के साथ तो लड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो तो बहुत बड़ी सेना है। ठीक है, बहुत बड़ी सेना है। तो ये बड़ी सेना का उल्लेख भी आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए और इम्पोर्टेंट बात, एक मैंने आप लोगों को इसकी कुछ प्रवृत्तियां बताई है। इसी प्रवृत्ति के तहत ये क्या कर देता है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है चाणक्य। क्या नाम होता है साथियों? चाणक्य। इसी व्यक्ति का एक और नाम होता है, वो है विष्णुगुप्त। और इसी व्यक्ति को हम कहते हैं कौटिल्य। ये लीजिए, बात एक ही है, तीनों एक ही है। ठीक है, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। इनकी पुस्तक तो आप जानते हो, अर्थशास्त्र अच्छी तरह से सब लोग जानते हो। वर्तमान समय में बहुत लोग है ना इसका काम भी लेते हैं और कुछ लोगों को कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और ये है ना एक बार घनानंद इसका क्या कर देता है साथियों, है ना, ये पुरोहित है ना, होता क्या है कि दरबार में एक बार बुलाया जाता है कुछ अनुष्ठान करने के लिए। तो फिर इसे क्या बुलाया जाता है, फिर कहते हैं कि अपमान होता है, चोटी यानी इसकी सिक्का पकड़ कर इसे बाहर कर दिया जाता है दरबार में। तब कहते हैं कि ये जो चाणक्य है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, यानी ये क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जब तक है ना नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, इस चोटी यानी सिक्का को नहीं बांधूंगा मेरी, और करके ही रहूंगा। ऐसा करके वो निकल जाते हैं, यानी अपमान होता है इनका। यानी नंद वंश में अपन कह सकते हैं मगध में क्या होता है, अपन ये कह देंगे यहाँ पर कौटिल्य का क्या किया गया, अपमान। और ये अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ से क्या करके चले जाते हैं, प्रतिज्ञा। और ये प्रतिज्ञा ये करते हैं कि मैं क्या कर दूंगा, नंद वंश का समूल नाश, नंद वंश का नाश। ठीक है, तो नंद वंश के नाश की बात आ गई। तो नंद वंश के नाश में आप लोगों को ये देखना है कि चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, अपमान की अपन बात कर रहे हैं, प्रतिज्ञा, नंद वंश का ये क्या कर देते हैं साथियों, नाश, मतलब नंद वंश का नाश करने की बात ये कह रहा है। और ये कह करके ये यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। और निकलने के बाद ये कहाँ जाता है आपको पता है, एक व्यक्ति के पास, और उस व्यक्ति को छोटा सा बच्चा होता है, कहते हैं उसको ये उठाता है, जिसका नाम है चंद्रगुप्त। और इसी चंद्रगुप्त को ये क्या है, शस्त्र विद्या इत्यादि क्या करता है, सिखाता है। ये अपने साथ कहते हैं कि इसे तक्षशिला भी ले जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है, तक्षशिला में। और चंद्रगुप्त कौन है साथियों, ये है मौर्य। और इसी को लेकर के है ना बाद में आता है ये। और घनानंद है जो इसका क्या कर देता है साथियों, घनानंद का वध। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, वध। और ये वध किया जाता है 322 BC, 322
BC को, ठीक है। और वध करके गणानंद का जब वध हो गया तो यहाँ पर साथियों मगध है, तो मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ये लीजिए, मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की है, लेकिन सहयोग सबसे ज्यादा किसका है? कौटिल्य का है, यानी कि आपके चाणक्य का है, विष्णुगुप्त का है। तो ये हो गया साथियों घनानंद आपका पूरा। अगर जीज की बात की, अगर गीज शब्द मैंने आपको बताया अलग अलग रूपों में ये शब्द लिखा मिलता है, तो आप उसको किसी प्रकार कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जय कई जगह मैं लिखा पड़ता है, अगर मीज भी लिखा मिलता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो हाँ, तो ये वाला तो मैंने बता दिया। अगर मीज भी आए ना तो एक ये लिख देता हूँ मैं, फिर आप सोचोगे कि ये लिखा क्यों नहीं है। ये लीजिए, अगर ये भी मिल जाए ना तो भी सही है, ठीक है। जैनेन्द्रीय शब्द का भी उल्लेख मिलता है। अंतिम शासक लोभी अहंकारी सिकंदर का समकालीन 326 BC को भारत पर आक्रमण कौन करता है? सिकंदर करता है। ये तो बीच में मैंने से बता दिया आपको। सबसे बड़ी सेना है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ना ये अपमान करता है इसका, ये प्रतिज्ञा करके निकल जाता है नंदवंश का नाश के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य को उठाता है और फिर गणानंद का वध करवाता है बाद में 322 BC को, और मगध पर मौर्य साम्राज्य की क्या हो जाती है? स्थापना। तो 322 को ये लीजिए आपका 322 नंद वंश का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, समूल नाश हो जाता है। और फिर मगध के ऊपर एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है साथियों, उसका नाम है मौर्य राजवंश, ठीक है। और मौर्य राजवंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य साथियों। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। हाँ, कुछ एक चीज और, आप एक पॉइंट और लिख लो इस वंश का, ये वंश पूरा हो गया है। एक पॉइंट, जो नंद वंश है ना, इसी वंश के काल में साथियों, है ना, इन्हीं के ही प्रश्रय में अपन कह सकते हैं, प्रश्रय लिख सकते हो आप लोग। और इसके लिए एक शब्द और काम ले सकते हो, दरबार में, या इनके दरबार में रहते थे ये नंद वंश के। तो एक व्यक्ति का नाम है, अभी आपने पढ़ा होगा, पाणिनि, वर्ष, उपवर्ष, उपवर्ष व्यक्ति है ये, है ना, एक तरीके से विद्वान है। वरुचि, वरुचि शब्द का भी आप लोगों को उल्लेख मिलेगा, वरुचि, तो वो भी यही थे। कात्यायन, यायन, ठीक है, ये इसी समय के विद्वान थे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान रख लेना, नंद वंश के समय के, ठीक है। तो इन्हीं के प्रश्रय में ये रहा करते थे, जैसे पाणिनि है, वर्ष है, उपवर्ष है, वरुचि है, कात्यायन है, ठीक है, ये नंद वंश से संबंधित ही जुड़े हुए व्यक्ति थे। और इस चाणक्य ने भी काफी किया। सबसे पहले तो यहाँ चाणक्य ने जो काम किया था वो मगध के अंदर, है ना, मगध के अंदर यहाँ आदिवासी जो लोग हैं उनको, है ना, इसका नंद वंश के विरुद्ध भड़का दिया था। आदिवासियों में इसने क्या कर दिया? आंदोलन करवा दिया। काफी विस्तार से, लेकिन हमें जितनी भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है चीजें हैं उनको हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो ये आपका मगध के ऊपर एक और वंश पूरा हुआ। यहाँ तक मगध का उत्कर्ष से पीछे ही रह चुका है। अब मगध की यहाँ एक प्रकार से, एक तरीके से इसके समय 2-3 वर्ष के लिए, है ना, मतलब उत्कर्ष नहीं था। और उसके बाद साथियों अपन पढ़ेंगे अगले राजवंश को, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ बीच के अंदर ईरानियों का आक्रमण होता है। और अगर अपन लोग बात करें तो एक हमने यूनानी आक्रमण भी होते, जैसे सिकंदर की हमने चर्चा की, तो उनको मैं थोड़ा सा बीच में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, उनको भी बताना जरूरी है। मौर्य वंश शुरू करें उससे पहले ही मैं उनको बता देता हूँ, ताकि अपने बीच में जैसे भी कहीं पर काम आए तो कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ये लीजिए, अपन बात कर रहे हैं साथियों विदेशी आक्रमण की। विदेशी आक्रमण, और विदेशी आक्रमण के तहत यहाँ पर 2 विशेष आक्रमण होंगे। एक तो ईरानियों का आक्रमण, तो सबसे पहले एक नंबर हम ये लेंगे, ईरानी आक्रमण। ये लीजिए, ईरानी आक्रमण, ठीक है। अगर अपन बात करें सबसे पहले ईरानी आक्रमण की, तो
अब ईरानी आक्रमण करने वाला व्यक्ति सबसे पहले था कौन, ठीक है, ये भी हमें जानना होगा, ठीक है। इसी प्रकार हमें जानना होगा कि यूनानी आक्रमण करने वाला कौन था सबसे पहले। तो जैसे ही यूनानी शब्द आता है दिमाग में तो आपके दिमाग में एक शब्द आ जाता है सिकंदर, ठीक है। लेकिन उससे पहले ईरानी भी तो आए थे ना, सिकंदर तो बाद में आया था। जब उससे पहले हम डेरियस की बात करते हैं, दारा की बात करते हैं, तो प्रथम आता है, एक थर्ड आता है। तो सबसे पहले अपन साइरस शब्द का, अगर आपने कहीं चर्चा सुनी होगी साइरस की, तो ईरानी आक्रमण के तहत साथियों एक वंश होता है, इस वंश का नाम है, अपन बात करेंगे, है ना, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपन ईरानी आक्रमण पढ़ रहे हैं और उसमें मैं एक शब्द का मतलब एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूं, साइरस, साइरस, ठीक है। ये साइरस क्या है, एक संस्थापक है किसी का, और वो क्या है साथियों, है ना, अगर अपन बात करें बहमनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों उनके माध्यम से अपन यहाँ अपनी कक्षाएं पढ़ रहे हैं साथियों, ठीक है। हाँ, तो देखिए मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, अपन लोग पढ़ रहे हैं क्या, मतलब भारतीय इतिहास, उसमें मैंने दो बीच में बिंदु डाले हैं विदेशी आक्रमण के तहत। सबसे पहले हमने ईरानी आक्रमण पढ़ा है, ईरानी आक्रमण में हमने साइरस को पढ़ा है, और थोड़ा सा धैर्य रखें, साइरस बहमनी नहीं है ना, हकमनी, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ साथियों में, हकमनी, ठीक है ना, हाँ हकमनी होगा, ठीक है। हकमनी जो साम्राज्य है उसकी अपन बात करते हैं तो उसी के तहत आता है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, एक जो नाम मैंने चेंज किया उसको, तो हकमनी साम्राज्य का संस्थापक है जिसका नाम है साइरस, ठीक है। ये साइरस ही भारत पर सबसे पहले आक्रमण करता है, ये गौर कर लेना। दोबारा सुन लीजिए, ईरानी आक्रमण की बात कर रहे हैं, ईरानी की, और इसे ईरान को क्या कहा जाता था, फर्सिया, क्या कहा जाता था, फर्सिया, ठीक है। इसी कोई, है ना, हाँ इसी के लिए जो शब्द मिलता था, है ना, ये फर्सिया है, तो फरसा शब्द भी इसी के लिए मिलता था सीधा, फरसा यानी फारस, ये लीजिए फारस, फर्सिया फारस, और यहाँ का जो संस्थापक था ये था साइरस, संस्थापक। और कहते हैं कि साइरस तो द्वितीय था, फर्स्ट नहीं था, द्वितीय था, ठीक है। आपको इतना ज्यादा नहीं जाना है, केवल ये ध्यान रखना। तो भारत पर प्रथम आक्रमण, भारत पर प्रथम ईरानी आक्रमण हो गया, तो प्रथम आक्रमण, तो ये आक्रमण करता है साथियों हकमनी साम्राज्य का जो संस्थापक होता है, इसका नाम क्या है, साइरस, ठीक है। अब आपके ये याद हो ही चुका, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो साइरस आक्रमण करता है, ये उल्लेख मिलता है प्लिनी के अनुसार, ये उल्लेख मिलता है, प्लिनी एक इतिहासकार है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये साइरस जब आक्रमण करता है ना, ज्यादा तो सफलता नहीं मिलती, लेकिन कपिसा नामक जो नगर है उसको ध्वस्त कर देता है। तो साइरस कपिसा नगर को ध्वस्त, कपिसा नगर को ध्वस्त, ये लीजिए, साइरस कपिसा नगर को क्या कर देता है, ध्वस्त कर देता है। तो भारत पर प्रथम आक्रमण साइरस के द्वारा, कपिसा नगर को ध्वस्त, लेकिन इसे फिर भी कोई ज्यादा सफलता नहीं मिलती, तो ये हो जाता है असफल। क्या हो जाता है, असफल। तो अब ये तो भारत पर प्रथम आक्रमण था, तो भारत पर प्रथम सफल आक्रमण, सफल आक्रमण, तो भैया ये सफल आक्रमण कौन करेगा, ये तो सफल नहीं हुआ, तो अब सफल होगा इसी का उत्तराधिकारी जिसका नाम था साथियों डेरियस, इसी का उत्तराधिकारी था जिसका नाम था डेरियस, और इसी डेरियस फर्स्ट, ये डेरियस फर्स्ट है, और इसी के लिए आप हिंदी में काम ले लीजिए, शब्द यहाँ पर दारा प्रथम लिख सकते हो आप लोग इसे, दारा प्रथम, ठीक है, दारा प्रथम, डेरियस दारा एक ही बात है, प्रथम और फर्स्ट और प्रथम हो गया, ठीक है, डेरियस फर्स्ट दारा प्रथम, ठीक है। तो देखिए सफल आक्रमण करता है डेरियस और फर्स्ट या दारा प्रथम, ठीक है, इसके द्वारा। और यहाँ पर भी कई बातों का उल्लेख मिलता है, हमारे इतिहास के जनक है, भारतीय इतिहास के जनक आपको मैंने पहले ही बता दिया है, कर्नल, है ना। अगर अपन भारतीय इतिहास के जनक की बात करें तो हेरोडोटस नाम आपने सुना होगा, राजस्थान के इतिहास, विश्व इतिहास के जनक, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोगों को मतलब दोबारा बता देता हूँ, सुनिए, विश्व इतिहास के जनक की बात करोगे तो हेरोडोटस हो जाएगा,
यानी अपन ये कह सकते हैं इतिहास, सीधा शब्द आ जाए इतिहास के पिता कौन है तो हेरोडोटस ही होंगे। भारतीय इतिहास के कौन है तो महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। और राजस्थान के इतिहास के कौन है तो आप लोग जानते होंगे कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा। तो तीनों को वैसे याद करना। सफल आक्रमण, डेरियस फर्स्ट और दारा प्रथम में यहाँ ये बता रहा था हेरोडोटस के अनुसार, हेरोडोटस क्या कहता है, ये इसके लिए ये बात बताता है कि ये इसका 20वां, ठीक है, 20वां प्रांत था। इसके प्रांत डेरियस का, डेरियस जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया ईरानी शासक है, फर्सिया का है, फारस का है, और ये किसका उत्तराधिकारी है, साइरस का है। ये जो है ना भारत पर आक्रमण करता है और भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर कहते हैं अधिकार भी कर लेता है। तो हेरोडोटस के अनुसार भारत है ना इसका 20वां प्रांत था, भारत 20वां प्रांत था, ठीक है, किसके अनुसार, हेरोडोटस के अनुसार। हेरोडोटस कौन है, विश्व इतिहास के जनक यानी इतिहास के जनक है, ठीक है। तो भारत पर प्रथम आक्रमण साइरस के द्वारा, फिर इसका उत्तराधिकारी आता है सफल आक्रमण, ये करता है डेरियस फर्स्ट, दारा प्रथम। एक जरकीज शब्द का भी उल्लेख मिलता है, जरकीज, ठीक है, इसका एक उत्तराधिकारी और आता है। और फिर आता है दारा आपका कौन सा साथियों, थर्ड, ठीक है, दारा आपका कौन सा आता है, थर्ड आता है। तो देखिए अपन लोग बात कर रहे हैं डेरियस की, तो डेरियस के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है। जरक्सीज ध्यान रख लेना साथियों, जरक्सीज, ठीक है, एक शब्द और मैं बता रहा था वो जरक्सीज, ठीक है, लीजिए थोड़ा सा लिख लीजिए। इसका उत्तराधिकारी डेरियस का ही उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी। वैसे इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जरक्सीज, ठीक है। ये भी कहते हैं कि भारत के कुछ क्षेत्रों पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है ना यहाँ, और अपनी सेना में भारतीय सैनिकों को भी नियुक्त करता है। और फिर इसके बाद एक व्यक्ति आता है अंत में, वो है साथियों दारा, ये अंतिम है ना। और दारा ये कौन सा है, तृतीय है, ये ध्यान रखना, यानी कि दारा तृतीय यानी दारा थर्ड। और अखोला का युद्ध होता है, युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम है अखोला का युद्ध। और इस युद्ध में होता क्या है, इस अखोला के युद्ध में सिकंदर द्वारा पराजित, सिकंदर द्वारा पराजित कौन हुआ है, ये थोड़ा देख लेना। पराजित कौन हुआ है, दारा थर्ड, अखोला का युद्ध सिकंदर द्वारा कौन किया गया, पराजित कर दिया गया, किसको, इस दारा थर्ड को। तो अब अगला बिंदु क्या हो गया, सिकंदर। ये सिकंदर भी भारत में आता है, देखते हैं, करते हैं बात। एक बार में यहाँ पर लिखी हुई चीजें आपके लिए नई है, कुछ विद्यार्थी नए जुड़े उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो देखिए ईरानी आक्रमण, साइरस, मैंने आपको एक शब्द बताया, ये कौन है, ये संस्थापक है, किसका, हकमनी जो साम्राज्य है, द्वितीय, ये साइरस द्वितीय, इसका उल्लेख मिलता है, संस्थापक है। और यही व्यक्ति क्या करता है, फर्सिया फारस ईरान का, ईरान फर्सिया फारस एक ही बात है, ठीक है। आक्रमण, भारत पर प्रथम आक्रमण, पश्चिम दिशा की ओर आक्रमण होता है, ये तो आप सब लोग जानते, सभी बताए है ना, हाँ ठीक है। तो भारत पर प्रथम आक्रमण साइरस के द्वारा, कपिसा नगर को ध्वस्त कर दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, प्लिनी कह रहा है ये खुद, ठीक है। प्लिनी जो कि इतिहासकार है साथियों, प्लिनी के अनुसार, आपको ऐसे कोई इतनी ज्यादा इस प्रकार याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये एस्पल हो गया। फिर सफल आक्रमण डेरियस, दारा प्रथम के द्वारा। हेरोडोटस के अनुसार भारत उसका 20वां प्रांत था, इससे पहले और भी प्रांत थे उसके 19, और भारत उसका 20वां प्रांत राज्य था। डेरियस फर्स्ट, दारा प्रथम, इसका उत्तराधिकारी जरक्सीज। ये भी कहते हैं कि ये अपनी सेना में भारतीयों को क्या करता है साथियों, नियुक्त करता है, भारतीयों को सेना में शामिल, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया दारा थर्ड, अखोला का जो युद्ध होता है, इसमें सिकंदर के द्वारा इसे पराजित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था साथियों ईरानी आक्रमण। अब एक चीज और ध्यान रखना, इस ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, एक प्रश्न ये आएगा, इस ईरानी आक्रमण का भारतीयों पर क्या प्रभाव हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखना, छत्रप प्रणाली है ना,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये एक पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। ईरानी आक्रमण का भारतीयों पर सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ तो वो हुआ था साथियों क्षत्रप प्रणाली, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, उसको भी आप लोग लिख सकते हो, वो है खरोष्टी लिपि। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा हिंदी पढ़ा तो वहां पर मैंने जरूर आपको इस चर्चा जरूर करी थी। खरोष्टी या अरेमाइक लिपि, अरेमाइक लिपि का विकास, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यानी कि खरोष्टी व अरेमाइक लिपि का विकास, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना। ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रभाव थे, वो साथियों आप लोगों को क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है क्षत्रप प्रणाली किसकी देन है, तो क्षत्रप प्रणाली ईरानियों की ही देन है, ठीक है। क्षत्रप प्रणाली जैसे राज्यपाल का पद सर्जित होता है मतलब प्रशासन किसी के पास होता है, उसके नीचे एक उसका क्या होता है, क्षत्रप होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक उसका प्रतिनिधि नियुक्त होता है, वो क्षत्रप के तहत आता है। तो ये लीजिए साथियों, ईरानी आक्रमण की बात कर ली, तो अब अपन एक और आक्रमण की चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। संक्षिप्त सार ले रहे हैं हम लोग, एक तरीके से देखें तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न एक आध आ जाते हैं, तो आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है इस पर। अपन अगर बात करें दूसरे बिंदु की ओर, तो दूसरा बिंदु तो बहुत ही इंटरेस्टदार रहने वाला है हमारा, यूनानी आक्रमण। इसको तो आप जानते हो, यूनानी आक्रमण की बात करेंगे तो प्रथम यूनानी आक्रमण कब हुआ, इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले ही कर चुका हूं, ईस्वी पूर्व है। और ये यूनान से जो आक्रमणकारी था वो कौन था, प्रथम आक्रमणकारी, आक्रांता भी कह सकते हैं हम लोग, आक्रमणकारी भी कह सकते हैं, और उसका नाम था साथियों सिकंदर। ये लीजिए सिकंदर, बिंदु यही सिकंदर से ही शुरू हो जाएगा, तो मैं इधर इसकी हेडिंग डाल रहा हूं सिकंदर। पूछा जाता है सिकंदर, मामला क्या है सिकंदर का, ठीक है, तो आपको याद करना है। सबसे पहले तो एक चीज ये ध्यान रखना सिकंदर के बारे में, एक चीज तो हमें ये जाननी होती है कि इसका जन्म कब हुआ, एक इसके पिता का नाम क्या था, ठीक है, ये थोड़ी चीजें हैं, तो मैं आप लोगों को दोनों को अलग अलग सिरे से बता देता हूँ। सिकंदर यूनान का शासक था, यूनान का था, ठीक है, और यूनानी एक तरीके से यूनानी हो गया। और ये सिकंदर भारत पर क्या करता है, आक्रमण करने वाला प्रथम क्या है, आक्रमणकारी है, ठीक है। कौन सा आक्रमणकारी, यूनानी आक्रमणकारी है, ठीक है। ईरानी तो हमने पहले थोड़ी देर पहले पढ़ लिया। तो अब देखिए बात करेंगे अपन किसकी, सिकंदर की। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ सिकंदर के पिता का क्या नाम था, फिलिप। हाँ ध्यान रखना भैया, सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप, ठीक है, क्या नाम था, फिलिप। अब हमें ये ध्यान रखना है सिकंदर के जो पिता है फिलिप है, ये कहाँ के राजा थे, ठीक है, ये कहाँ के राजा थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा है ना दो तीन शब्दों पर गौर करना पड़ेगा। एक तो जैसे मैसेडोनिया है, मकदूनिया, ठीक है, एक बेबीलोनिया है, यहाँ पर इन शब्दों पर थोड़ी सी आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी भैया, गौर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया मैसेडोनिया, उसी को कहते हैं मकदूनिया, लिख लीजिए आप लोग, फिलिप। और ये कहाँ का शासक था, फिलिप शासक कहाँ का, मैसेडोनिया। आप इसे यानी एक नाम लेते हो मकदूनिया, ये शब्द मिलेगा आपको मकदूनिया, ठीक है। तो गौर करके सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, और ये कहाँ का शासक था भैया, ये शासक कहाँ का था, मैसेडोनिया, इसी को आप क्या कहोगे, मकदूनिया। ये यहाँ का शासक कब बनता है, ये मतलब फिलिप, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना,
ये बनता है 359 ईस्वी पूर्व यानी बीसी, ठीक है, 359 ईस्वी बनता है। सिकंदर का खुद का अगर बात करें जन्म की, तो इसको जन्म को थोड़ा सा आप लोग लीजिए, 356 है ना बीसी यानी ईस्वी पूर्व इसका सिकंदर का जन्म होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर अपन लोग बात करें तो ना इस फिलिप है, इसकी भी क्या हो जाती है साथियों, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और आपसे ये कोई पूछे ना, इसकी हत्या की जाती है, हत्या, और ये हत्या होती है 329 ईस्वी पूर्व या बीसी, बात एक ही है, ठीक है। अब और आगे बढ़ जाते हैं, मैंने तारीखों के हिसाब से इन चीज़ों को ले लिया है ताकि आपकी याद भी हो जाए, सरल हो जाएगा। उसके बाद सिकंदर के बारे में अपन जो अगली चीज पढ़ेंगे वो है भारत पर आक्रमण। भारत पर आक्रमण, तो साथियों सिकंदर के द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया जाता है, कब किया जाता है, बार बार बता रहा हूं, अगर आपको वो तारीख याद है तो 326 बीसी, यानी ये ईस्वी पूर्व ही है, बीसी लिख दो चाहे भैया ईस्वी पूर्व लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण करता है कौन करता है भैया, सिकंदर, ठीक है। और यही सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व पर तो आक्रमण करता है, और ये आक्रमण कहाँ पर करता है, किसके ऊपर करता है। देखिए वैसे तो यहाँ छोटे बड़े और राज्यों का भी नाम है और क्षेत्रों का भी नाम है, लेकिन हमें मूल तथ्य पर सीधा जाना है। तो ये आक्रमण करता है साथियों, अगर अपन लोग बात करेंगे यहाँ पर है ना, झेलम नदी की बात करेंगे, वित्सत्ता जो अपन चर्चा करते हैं उसकी, ठीक है। तो वहां पर ये पंजाब वाला जो क्षेत्र भाग है, वहां पर पोरस नामक एक क्या होता था, राजा जो शासन करता था। तो पोरस का और सिकंदर का क्या होता है साथियों, युद्ध होता है, ठीक है। और युद्ध का परिणाम क्या है वो तो आप सब लोग जानते हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं हाइडे स्पीच का, है ना, हाइडे स्पीच का युद्ध। और एक इसी के लिए उस नदी के रूप में भी इसका नाम आता है साथियों, वित्सत्ता या झेलम का युद्ध, ठीक है। तो दोबारा देखिए, हाइडे स्पीच का युद्ध, वित्सत्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध, ठीक है। तो ये युद्ध होता है किसके साथ, किस किस के बीच में होता है, सिकंदर का युद्ध होता है। एक तरफ तो सिकंदर है कि भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व करता है, और यहाँ पर जो शासक को कौन है, किसके साथ युद्ध होता है भैया, किस किस का युद्ध होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ये लीजिए सिकंदर और वर्सेज, एक तरफ कौन है, पोरस, ठीक है। इनके मध्य ये क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है, के मध्य युद्ध होता है, ठीक है। और इस युद्ध का नाम क्या है, हाइडे स्पीच। इसे आप वित्सत्ता का युद्ध कह सकते हो, झेलम का युद्ध, वित्सत्ता या झेलम का युद्ध, ये लीजिए इनके किनारे पर होता है। तो सिकंदर वर्सेस पोरस के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में नतीजा क्या होता है, ये जो सिकंदर है ना, इसकी क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। सिकंदर की क्या, विजय, और पोरस की क्या हो जाती है साथियों, पराजय, यानी कि हार हो जाती है, ठीक है। हार जीत या विजय पराजय दोनों अलग अलग लिखे, मैंने जोड़े भी नहीं लिखे। तो विजय सिकंदर की और पोरस की क्या हो जाती है, पराजय, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी बातें उल्लेख मिलती हैं कि पराजय का कारण मिलता है। एक तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा कीचड़ हो गया था, वर्षा ऋतु आ गई थी, और इधर पोरस के पास बहुत ज्यादा हाथी थे, वो फिसलने लगे थे। तो जो एक बहुत बड़ी सेना थी जो एक अच्छा कार्य कर सकती थी, वो वहां पर बहुत ज्यादा समस्या बन गई। और फिर कहते हैं कि यहाँ पर पोरस को बंदी भी बना लिया जाता है यूनानियों के द्वारा, और बंदी बनाकर के सिकंदर के सामने पेश किया जाता है, पूछा जाता है कि आपके साथ क्या सलूक करना चाहिए, क्या बर्ताव करना चाहिए। तो पोरस कहता है कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा बर्ताव करता है वैसा ही मेरे साथ करना चाहिए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सिकंदर इसकी वीरता पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इसे छोड़ देता है, इसका राज्य वापस लौटा देता है। फिर सिकंदर यहाँ से साथियों आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आगे मतलब भारत की ओर पश्चिम दिशा की ओर, मतलब और उस नदी को पार करने के लिए। तो व्यास नदी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, गौर करना, है ना। मैं देखिए इन चीजों को आपको वैसे बता रहा हूँ, है ना। व्यास जो नदी आती है, व्यास नदी, इस व्यास नदी को पार करने से इनकार यानी मना,
अरे भैया ये इनकार किसने कर दिया? ध्यान रखना, सिकंदर के सेना ने, सिकंदर की सेना ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सिकंदर की सेना के द्वारा इस नदी को पार करने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा शासक था जिसका नाम था पोरस, और इसके साथ युद्ध करते करते हमारे छक्के छूट गए, बहुत मुश्किल है, अब आगे नहीं जाया जा सकता, हम किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। और एक बहुत दिन हो गया माने घरगान छोड़िया ने, माने आवड़े को नहीं, मारा टाबर है, टीकर है, लुगाया है, बताया है, तो थे ही साना हो, अब मारूं आगे कौन जाए। ठीक है, लेकिन सिकंदर बार बार अपने सैनिकों के अंदर जोश भरने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक कहते हैं कि नहीं, आगे हम जाएंगे ना। देखिए वहां पर इन सैनिकों को एक भय बताया जाता है। देखिए इन सैनिकों के अंदर क्या भय है, एक तो ये व्यास नदी को पार ही नहीं कर रहे, जाना ही नहीं चाहते आगे। दूसरी बात क्या है, ये है कि ये कहते हैं कि ये तो पोरस तो बहुत छोटा था, कम सेना थी इसके पास, इसको भी जीतने में हमारे पसीने छूट गए, तो फिर अब आगे कौन है ना, आगे धनी घनानंद है, और वो क्या है, उसके साथ एक बहुत ही क्या विशाल सेना है, नंद वंश के साथ क्या बहुत ही है ना बड़ी सेना है, बड़ी सेना। ठीक है, तो उसके साथ तो मुकाबला करना क्या नहीं है, संभव नहीं है। इस वजह से सैनिक आगे आवे को नहीं, बंठा पड़ के दौरा कूटेगा। ठीक है, तो अब बात रही थी थोड़ी सी ध्यान रखिया, यानी इस वजह से वो आगे नहीं आए। कुछ एक कारण और भी थे। ठीक है, और एक कारण मैंने अभी बताया कि सैनिक बहुत दिनों से निकले हुए थे, काफी समय हो गया था, तो वो भी वापस जाना चाहते थे अपने यथावत की ओर। तो सिकंदर बाद में वापस लौट जाता है साथियों, वो अपने देश की ओर चला जाता है। कहते हैं कि इसी सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व को, ठीक है, 2303 ईस्वी पूर्व को, सॉरी 323 ईस्वी पूर्व को, और ये जो बेबीलोनिया में इनकी मृत्यु हो जाती है, बेबीलोनिया, बेबीलोनिया, ठीक है, बेबीलोनिया में मृत्यु। कहते हैं कि मृत्यु हुई तो ये है ना 33 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, 33 वर्ष की आयु में। ये गौर करने वाली बात है भैया। सिकंदर बहुत बड़ा नाम, मात्र 33 वर्ष की उम्र में इसका क्या हो गया था, निधन हो गया था। फिलिप इसके पिता का नाम था, तो ये था सिकंदर। इसके बारे में इतनी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी जो आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताई है। मैं इस चीज को रिवाइज करूंगा, थोड़ी चीज और है उसके बारे में है ना जानकारी जरूरी है, आगे आगे जैसे आएगी हमारे काम आएगी चीजें। ठीक है, तो यूनानी आक्रमण, प्रथम आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व है, और आक्रमण है किसका, यूनानियों का है। प्रथम आक्रमणकारी कौन है, सिकंदर है। सिकंदर कौन है, जन्म इसका 356 ईस्वी में हुआ था। पिता फिलिप शासक कब बने थे, ये खुद है ना मकदूनिया मैसेडोनिया कब शासक बने थे, 359 ईस्वी में, और वहीं पर इनकी हत्या कर दी गई 329 ईस्वी पूर्व है। और फिर मैंने कहा भारतपुर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व है, सिकंदर के द्वारा आक्रमण किया जाता है। शासक कौन है, पोरस। इनके मध्य युद्ध होता है, युद्ध का नाम क्या है, हाइडेस्पीच का युद्ध, विदसत्ता का युद्ध, या झेलम का, प्राचीन नाम है, वैदिक जानते हो आप लोग। और फिर मैंने कहा 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। और एक बात मैंने बता दी, सिकंदर की सेना आगे व्यास नदी को पार करने से क्या कर देती है, मना कर देती है कि नहीं, हम इससे आगे तो जाएंगे ही नहीं किसी भी सूरत में। ठीक है, नंदवंश की बड़ी सेना भी इसका कहते हैं एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वो आगे आना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो 323 ईस्वी की बात हमने कर ली है, बेबीलोनिया में इसकी होगी मृत्यु। अब सिकंदर के 2 सेनापतियों का उल्लेख मिलता है साथियों। ठीक है, थोड़ा सा मैं और बता देता हूं आप लोगों को, यहां से प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं। दो सेनापति नियाक्रस, और एक आप लोग जानते होंगे सेडुक्स निकेटर को, तो उनको भी ले लीजिए। सिकंदर के सेनापति, तो इनमें ध्यान रखना, एक तो आप लोगों को याद रखना जल, और एक याद रखना आपको स्थल। सेना के 2 पार्ट हो गए, जल व स्थल। यहां पर एक शब्द का उल्लेख मिलेगा आप लोगों को, नियारकस या नियाक्रस। कई बार ये रहे, यहां पर भी है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना। कई जगह तो निर्याक्रस लिखा पड़ा है, कई जगह नियारकस लिखा पड़ा है,
तो आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन मिलेंगे उसके हिसाब से दे देना। स्थल की बात करोगे तो साथियों अभी मैंने आपको बताया सेल्यूक्स, निकेटर आगे शब्द जुड़ा मिलता है, निकेटर। आगे जब बात करोगे साथियों इसी की पुत्री आएगी, पुत्री का नाम होगा कार्नेलिया। हेलेना कार्नेलिया अपन पढ़ने वाले हैं इसके बारे में भी, ठीक है, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर आप मतलब उस बात को छोड़ते हुए केवल इतना ध्यान रखिए, सिकंदर के सेनापति जल व स्थल और नियारक्रस, ठीक है ना। जल का कौन सा था, नियारक्रस था। और इधर अपन बात करेंगे साथियों, है ना, नियारक्रस तो क्या, सेल्यूक्स निकेटर आपका यहाँ पर कौन सा, स्थल सेनापति था। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिकंदर के सेनापतियों की बात कर रहे हैं। तो दो महत्वपूर्ण सेनापति ध्यान रखना, सेल्यूक्स निकेटर की पुत्री कार्नेलिया का विवाह आगे जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होगा, तो वो भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, हेलेना कार्नेलिया की बात अपन करेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो क्या है कि ये जो ईरानी आक्रमण हुए हैं, यानी सिकंदर का आक्रमण हुआ, ये ईरानी आक्रमण था, तो इसका प्रभाव क्या था। ये विदेशी आक्रमण के तहत कौन सा आक्रमण हुआ, सॉरी यूनानी, ईरानी पहले पढ़ चुके हैं। आक्रमण का प्रभाव, तो ये क्या प्रभाव हुए ये थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर एक तो देखिए भारत यूनान के मध्य व्यापारिक संबंध बढ़े, यूनान के मध्य व्यापारिक संबंध, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यूनान के, है ना, भारत व यूनान के मध्य व्यापारिक संबंध। एक यानी यूनानी जो सिक्के हैं उनके ऊपर सबसे पहले लेख था, ठीक है। तो यूनानी सिक्कों मतलब पहले जो सिक्के आते थे उनके ऊपर कोई लेख नहीं होता था भारतीय सिक्कों पर। तो यूनानियों के आने के बाद लेख, है ना, सिक्कों के ऊपर, है ना, मुद्राओं पर लेखन का कार्य होने लगा। तो सिक्कों पर लेखन कार्य, लेखन, ठीक है, सिक्कों पर लेखन मैंने सीधा लिख दिया तो इससे आप समझ जाओगे। और एक बिंदु और भी लिख लीजिए, वो भी महत्वपूर्ण है, तिथि युक्त इतिहास, तिथि युक्त इतिहास, तिथि युक्त इतिहास भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है भैया, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। तो उससे पहले तिथि की जो यानी एक तरीके से गुत्थी थी वो नहीं उलझ रही थी, तारीख, है ना, तो उसके बाद इसका ये विवरण मिलता है। तो भारत व यूनान के मध्य व्यापारिक संबंध, सिक्कों का जो लेखन कार्य है वो यहाँ से शुरू हुआ, मैंने आप सिक्कों के ऊपर लेखन कार्य, ठीक है। तो वो भी चीज़ आप लोग याद कर लेना, महत्वपूर्ण है। एक चीज़ अगर आप लोग जानना चाहोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधार जो शैली है, ठीक है, हाँ, चित्रकला की शैली भी है वो आपकी, और मूर्तिकला की जो शैली भी है तो वो यहीं पर विकसित हुई थी, ठीक है। तो इस बिंदु को भी आप लोग लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा इस चीज को आप लोगों को यहाँ लिखा देता हूँ। गांधार शैली का विकास, इस शैली में आप लोग क्या ले सकते हो, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला। तो इसी स्थापत्य कला में मूर्ति भी है, निर्माण जो भवन निर्माण किया है, तो गांधार शैली का यहाँ पर विकास हो गया था, ठीक है। और रंगमंच के अंदर यवनिका पर्दा यहाँ से शुरू हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना, रंगमंच यवनिका, ठीक है, ये लीजिए इनका प्रचलन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, यूनानी आक्रमण के प्रभाव से संबंधित कोई तथ्य आएगा। उधर हमने पढ़ा था ईरानी का, तो ईरानियों का प्रभाव एक तो छत्र प्रणाली, और साथ साथ में हमने एक बात और पढ़ी थी ईरानियों की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, अगर आपने उसके ऊपर ध्यान दिया तो वो थी खरोष्टी लिपि या अरेमाइक लिपि, ठीक है। तो यहाँ पर भारत और यूनान के मध्य व्यापारिक संबंध, सिक्कों पर लेखन कार्य और तिथि युक्त इतिहास लिखना आरंभ हुआ, गांधार शैली का विकास हुआ, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला का हुआ, रंगमंच और यवनिका पर्दा। लेकिन बहुत ज्यादा ये भी गौर करने वाली बात है,
सिकंदर ने यहाँ पर सिकंदर एक बहुत ही साम्राज्यवादी शासक था, मतलब पूरे विश्व को जीतना चाहता था ये, है ना, और काफ़ी कोशिश भी इसने की थी। और ये भारत के अंदर भी अपनी संस्कृति को पुरजोर फैलाना चाहता था, लेकिन ये क्या है, कामयाब नहीं हो पाया। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई प्रभाव यहाँ के जो मतलब सिस्टम पर था वो है ना, संस्कृति पर नहीं पड़ा इनका, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना। तो ये था साथियों आपका एक और शासक विदेशी आक्रमण के तहत सिकंदर की बात हमने की थी। तो मुझे लगता है ये कक्षा आप लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद रहेगी। संक्षेप में मैंने 2 चीज़ों को साथ में ऐड किया है। अब अपन अगला शासक पढ़ेंगे, अगला मतलब अपना राजवंश पढ़ेंगे, मौर्य राजवंश, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। धीरे धीरे इतिहास में आपकी रुचि भी बन रही है, आपको याद भी हो रहा है। ये कक्षा कैसे लगी मुझे बताना। किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई संशय इत्यादि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आप किसी प्रकार से मुझसे पूछ सकते हो। लाइव टेस्ट इत्यादि होता है तो उसमें भी आप लोग पूछ सकते हो साथियों। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए और कक्षा का आनंद लीजिए। लगातार इतिहास को यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए साथियों। बस बड़ों का, माता पिता का, बुजुर्गों का, यानी महिलाओं का, वृद्ध महिलाओं का, वृद्ध बच्चों का, वृद्ध बुजुर्गों का और बच्चों का, ठीक है ना, बच्चों का भी सम्मान इत्यादि हमें करना चाहिए साथियों। और सैनिकों का और हमारे आर्मी के जवानों का, है ना, तो सम्मान होना ही होना चाहिए। यानी जो भी व्यक्ति सम्मान योग्य है उनका हमें सम्मान लगातार रखना चाहिए साथियों। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।